अल्पना जी, जिस तरह से थोड़ी देर पहले असंगठित सेक्टर को लेकर बात हो रही थी कि क्या वास्तव में भारत सरकार को इसके मैनेजमेंट के लिए और भी बेहतर प्रयास करने की ज़रूरत है कि जब तक व्यक्तियों की आय नहीं बढ़ेगी उस हिसाब से खरीदारी भी नहीं होगी, जब तक मांग नहीं बढ़ेगी तब तक आपूर्ति को बहुत ज़्यादा प्रवोक नहीं किया जा सकता हो और मार्केट इसी तरह से अव्यवस्थित रहेंगी। तो क्या अगर इस सेक्टर को साथ लिया गया, अगर आय को बेहतर बना दिया गया तो इस तरह के झटके फिर ज़्यादा मालूम नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारे यहाँ जहाँ 80% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है, वही सेक्टर है जो पूरी इकोनॉमी की डिमांड को भी बूस्ट करता है। अगर आपका ये सेक्टर बैठता है तो आपकी डिमांड खत्म होती है। जब डिमांड खत्म हो जाएगी तो आप बनाएंगे क्यों? और अगर आप बनाएंगे नहीं तो प्रोडक्शन होगा नहीं, तो फिर आप एक स्पाइरल में घूम जाएंगे। तो आप इस स्पाइरल के लिए डिमांड को तो कंटिन्यूअस हमें बनाए रखना है। उसके लिए इंसान के पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए। हमारे यहाँ परचेजिंग पावर कहाँ से आ रही है? अगर इंसान जॉब में होगा तो आएगी। अब चूंकि वेजेस हमारे यहाँ बहुत लो है कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज, इंडिया का ग्रोथ रेट अच्छा है, इंडिया की इकोनॉमी में काफी चीजें अच्छी हैं, बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी है, इस पॉपुलेशन में इनकम डिस्पैरिटी है, हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस नहीं है, हमारे यहाँ लेबर लॉ सही नहीं है। अब आप बताइए, हमारा 40% के अराउंड गिग इकोनॉमी से आ रहा है। गिग इकोनॉमी में वर्कर सुबह खाना देने निकलता है, शाम तक काम करता है जोमेटो पे, लेकिन अगर उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ही डज नॉट हैव एनी सिक्योरिटी। वो एक दिन में 4 घंटे भी कमा सकता है और एक दिन में 1 घंटे भी कमा सकता है। और ये इकोनॉमी बहुत तेजी से उभर रही है इंडिया में। तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रिंजेंट लॉज, लेबर लॉज की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप प्राइवेटाइजेशन को बूस्ट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपको अपनी रेगुलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर ऑयल कंपनीज ने प्रॉफिट कमाया है तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक रेगुलेशन भी होनी चाहिए सरकार की कि क्राइसिस में आपको इस तरह से काम करना है, इससे ज्यादा आप पब्लिक से चार्ज नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के प्रति कोई लॉ नहीं है और जो भी एम्प्लॉयमेंट हम कोट करते हैं वो सारा डेटा ऑर्गेनाइज सेक्टर का हम कोट करते हैं। जबकि हमारा एक बड़ा तबका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगा हुआ है। और जब भी कोई शॉक आता है, चाहे वो पेंडेमिक का हो, चाहे ये वॉर का हो, सबसे ज्यादा मार हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे आती है, क्योंकि वो जैसे कि अभी कहा गया है जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ज्यादा चलता है। एक जो बंदा ठेला लगाता है वो हो सकता है कॉमर्शियल सिलेंडर ना लेता हो, वो एक सिलेंडर घर के लिए रखता हो और एक सिलेंडर अपनी ठेले के लिए रखता हो। तो इस तरह से जब इकोनॉमी चल रही होती है तो उसमें आपको कई जगह अपने वॉच डॉग लगाने पड़ेंगे, आपको अपने लॉस को करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। आप आम आदमी से अपील कर रहे हैं, अच्छी बात है, हर नागरिक का कर्तव्य है क्राइसिस में सरकार का साथ देना, लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बड़े बड़े ऑफिसेस में आप किस तरह अपने एनर्जी बिल्स को कर्टेल कर रहे हैं, ऐसा कोई प्लान आपने कह दिया कि हम कॉन्वे को कम कर देंगे, एक दिन दिखा दिया गया कि प्रधानमंत्री की कम हो गई है, फिर कुछ राज्यों ने कह दिया कि हम ये करेंगे, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करिए, पर एक कॉन्क्रीट कोई पॉलिसी नहीं आई कि हम एक ऑफिसर को इतने लीटर पेट्रोल से ज्यादा खर्च नहीं करने देंगे। क्या आपने कुछ इस तरह की प्लानिंग की है?
राशनिंग कहीं ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हुई है? राशनिंग एक इसका अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन आपकी सारी बातों को सुनकर इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आई एम मुझे टॉकिंग ऑफ। मुझे 1930 का साल क्योंकि भी याद आ आपने रहा कहा है। 25 दिन में एक सिलेंडर हाँ, मिलेगा। अल्पना जी आपने कहा जिन लोग के पास गैस, यस, एक चीज आपको याद होगी, 1930 का साल था, जिस तरह से जेम कीन्स, आप बहन नहीं पैदा हुई थी। हाँ, लेकिन आप क्योंकि एक हाँ, अर्थशास्त्री पढ़ा हैं है। और निश्चित तौर पर आपने Right, उनको पढ़ा है। 100% पढ़ा होगा, जेम कीन्स को, अमेरिका में पैदा हुए थे। डिप्रेशन आया था। हाँ, 1936 में उन्होंने एक बुक लिखी अर्थशास्त्र के नाम से, इकोनॉमिक्स के नाम से। उसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि मुद्रा और बचत का सिद्धांत, कि अगर लोग अपनी इनकम में बचत को पर्याप्त स्थान दें, कि बचत करके उनको रखनी है, तो चाहे आर्थिक मंदी आ जाए, चाहे मुद्रास्फीति आ जाए, वो अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाएगी। और इसी ही सिद्धांत पर विश्व के 204 देशों में लगभग 10 से 15 देश आज विकसित राष्ट्र बन गए। हमारे भारत में भी क्या, अर्थशास्त्रियों को पहली बात तो प्रमुखता देने की जरूरत है, क्योंकि मैं कई बार देखता हूं कि चुनाव के दौरान इस्तेमाल होने वाले ब्रेन्स की ज्यादा जरूरत महसूस की जाती है कि चुनाव कैसे जीता जा सकता है, ये आदमी बहुत काम का है। अर्थशास्त्रियों को उस हिसाब का जो सम्मान मिलना चाहिए, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी हमारे देश में कमी है। लेकिन तमाम विकसित राष्ट्र इस बात को समझते हैं। तो क्या वास्तव में अगर बचत के सिद्धांत को हमारे देश में भी लागू किया जाए तो 8 से 10 सालों में तस्वीर बदल सकती है क्या? छोटा सा उत्तर इसका दीजिएगा। सर देखिए, ऐसे करते हैं जिनकी इनकम ज्यादा है, वो सेविंग पे बिलीव करते हैं, इसीलिए हमारी इकोनॉमी इतनी स्थिर इकोनॉमी में आती है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, 70% जनता जब 10,000 रुपए महीना कमाएगी तो आप उसमें से कितना बचा लेंगे? एक दो बच्चे के परिवार को लेके चलना 10,000 की आय में क्या संभव है? ये मैं आपसे पूछती हूँ। तो जब 70% आपकी भाई आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, आपके रिच, अभी 2 साल पहले ऑक्सफैम की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, अगर आपने पढ़ी होगी, जिसमें बताया है कि सबसे ज्यादा रिच हमारे यहाँ रिचर हो रहे हैं। The discrepancy between rich and poor is increasing a lot. With the increasing rate कहना चाहिए। अब आपके साथ देखिए, दो चीजें पैरेलल इकोनॉमी में चल रही है। इनकम डिस्पैरिटी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एक साइड चल रही है, और दूसरी साइड हमारा एक नया मिडिल क्लास जन्म ले रहा है, जो हमारी ग्रोथ स्टोरी को बता रहा है।